अच्छा जी, मेरे ख्याल में शुरू करते हैं हम। मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। जैसे डिस्प्ले हो जाए तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन सबके पास डिस्प्ले हो गई है? जी विजिबल है। हो गई है। ठीक है। कल तक हमने जो ग्राफ्स हैं उसमें स्पीडोमीटर और थर्मोमीटर को हमने डिस्कस किया था। एक दो चीजें छोटी छोटी और हैं, वो भी आज फर्स्ट सेशन में क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह डैशबोर्ड जो है उसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली डेवलप करना। एक तो आपने अक्सर डैशबोर्ड्स में देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह के कुछ ग्राफ हैं वो लोग यूज कर रहे होते हैं, या एक जो बैटरी होती है जिस तरह से, इस तरह के ग्राफ्स लोग यूज कर रहे होते हैं। तो वो चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा एक मैंने आपको स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन हो रहा था डैशबोर्ड डेवलपमेंट का, मैंने आपको बताया था कि आप ड्यूल कलर का एक बार चार्ट बना सकते हैं कि उसी एक पर्टिकुलर बार का कलर जो है वो किसी कंडीशन के ऊपर जाके वो ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और किसी दूसरी कंडीशन पे जाके उसका कलर रेड हो जाता है। तो वो ग्राफ्स जो है वो हम उसकी ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली जब हम पावर बीआई की बात करते हैं तो पावर बीआई के अंदर ये सारी चीजें आपको बिल्ट इन मिलती हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर ये सारी चीजें हमें खुद से बनानी पड़ती हैं। अभी नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ट्रैफिक सिग्नल का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए भी आपको एक टेबल बनाना है। ट्रैफिक सिग्नल में 3 कलर्स हम यूज करेंगे, ग्रीन, येलो और रेड। अभी आपकी मर्जी है, आप रेड को टॉप पे रखना चाहें या ग्रीन को टॉप पे रखना चाहें, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके लिए ना 4 टोटल कॉलम हैं जो आपने बनाने हैं। पहला कॉलम होगा आपका एक्स एक्सिस का, दूसरा होगा बबल साइज का, तीसरा y1 और चौथा y2। ये 4 कॉलम हम बना रहे होंगे। इसमें भी हमारे पास एक वैल्यू है जो कि वेरिएबल वैल्यू है, जो कि चेंज हो रही है। वो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट हो सकती है या कोई भी एक्स वाई जी वैल्यू हो सकती है। हम सपोज करते हैं वो 0 से लेके 100 के दरमियान है, और उसको हम ड्राइव कर लेते हैं स्पिन बटन के साथ। A1 के अंदर हम उस वैल्यू को रखेंगे, और मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, और इंक्रीमेंटल वैल्यू हम 5 कर लेते हैं, ताकि 5, 10 कर लेते हैं, ताकि हमें उसके जो चेंज है वो इजीली विजिबल हो जाए। एक्स वैल्यू हमारी जो है ये 0 होगी, तो एक्स ग्रीन हो, येलो हो या रेड हो, ये 0 से स्टार्ट करेगा, और बबल साइज हम 1 रख लेंगे। ये दोनों कॉलम जो है ये स्टैटिक वैल्यूज हैं। y1 और y2 के अंदर हम फार्मूला लिखेंगे। सिंपल फार्मूला है, इफ फंक्शन आपने काफी दफा यूज किया है, तो इफ की मदद से हम करेंगे। थोड़ा सा मैं ना आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। अगर हमारी वैल्यूज 60 से मोर देन 60% हो, मोर देन 60, तो उसका कलर ग्रीन होगा। और अगर ये 30 एंड 60, 30 से 60 तक हो तो वो येलो होगा, और लेस देन 30 जो है वो रेड होगा। तो ये हमने एक क्राइटेरिया इसका मार्क कर दिया, जिसकी बेस के ऊपर हम फार्मूला लिखेंगे। y1 के अंदर फार्मूला लिखना है इफ A1 वो सेल है जिसके अंदर हम हमारी वैल्यू है, जिसके ऊपर हम ग्राफ बिल्ड करने जा रहे हैं। इफ A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कर लेते हैं, 60 या इससे ज्यादा हो, कॉमा, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर वो 80 एज अ रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो -100 करेगा। तो ये आपको पता है इफ के दो ही रिजल्ट होते हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इस लॉजिकल टेस्ट के केस में अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो 80 होगी, और जो फॉल्स वैल्यू है वो -100 होगी। अब ये फॉर्मूला आपने कॉपी करना है y2 के अंदर, और इसकी जो रिजल्ट है ये आपने स्वैप कर देना है, यानी कि 80 को और -100 को स्वैप कर देना। अब ट्रू वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स जो है ट्रू हो जाएगी। अब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो -100 आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो
80 आएगा। येलो के लिए हम एंड फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, 30 से ज्यादा होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए। तो दो कंडीशंस के लिए हम एंड फंक्शन यूज करते हैं। एंड A1 इज ग्रेटर देन 30, कॉमा A1 इज लेस देन 60। तो ये दो कंडीशंस हमने यूज की हैं, जो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इसको इफ के साथ हम लिखेंगे, इफ एंड ट्रू वैल्यू के केस में हम कह देते हैं कि यहाँ पर आपने 50 लिखना है और फॉल्स के केस में -100 लिखना है। सिर्फ ये हमने चेंज किया कि पहले हम सिंगल कंडीशन के साथ इफ लगा रहे थे, अब दो कंडीशन हमने लगा दी और फिर इस वैल्यू को आपने स्वैप कर देना, -100 एंड 50। और लास्ट जो हमारी कंडीशन है रेड की, वो है लेस देन 30। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ A1 इज लेस देन और इक्वल टू 30, कॉमा इसको हम इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं 20 पे या -100 पे। तो ट्रू के केस में ये 20 देगा और फॉल्स के केस में -100 देगा। Y2 के अंदर ये दोनों वैल्यूज को आपने स्वैप कर देना। तो इस तरह से हमारा एक टेबल बन जाएगा इस ग्राफ के लिए। फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ग्रीन की कंडीशन डिसाइड की कि अगर वैल्यू या अचीवमेंट जो है वो 60% या इससे ज्यादा होगी तो ग्रीन सिग्नल ऑन होगा। अगर वो 30 और 60 के बिटवीन है तो फिर येलो सिग्नल ऑन होगा। और अगर लेस देन 30 है तो फिर लेस देन और इक्वल टू 30 तो फिर वो रेड हो जाएगा। तो उसके लिए Y1 के अंदर हमने फॉर्मूला लिखा इज A1 वो सेल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू आ रही है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके केस में हमें 80 का रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज -100 देगा। नेक्स्ट में हमने लिखा एंड फंक्शन के साथ दो कंडीशंस हमने लगा दी। आपको पता है कि एंड में दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आता है। और के केस में अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाता है। तो यहाँ पर अगर वो ग्रेटर देन 30 और लेस देन 60 यानी कि ये बिटवीन का नंबर होगा तो फिर हमें रिजल्ट 50 आएगा, अदरवाइज -100 आ जाएगा। और रेड के केस में इफ A1 इज लेस देन और इक्वल टू 30 देन रिजल्ट विल बी 20, अदरवाइज -100। और Y2 के अंदर हमने ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इनको शिफ्ट कर दिया है, रिजल्ट्स को शिफ्ट कर दिया है, यानी कि 80 की जगह पे -100 लिख दिया, -100 की जगह पे 80 लिख दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फार्मूला ठीक है या गलत है? Y1 के अंदर सिर्फ एक वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और Y2 के अंदर सिर्फ एक वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर ये ऐसे ही हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने फार्मूला ठीक लिखा है। आप इन वैल्यूज को आप चेंज करके देख लें कि फार्मूलाज इसके साथ जो है ये अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी ब्लैंक जगह पे क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं और स्कैटर एंड बबल चार्ट पे आप क्लिक करना है। पहले हमने कल स्कैटर चार्ट यूज किया था, आज हम यूज करेंगे बबल चार्ट। तो आपने बबल चार्ट पे क्लिक करना है, इस तरह से एक ब्लैंक चार्ट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट डेटा में जाएं और यहाँ से आपने सीरीज ऐड करनी है। अब इस सीरीज में आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऑप्शनल है, आप सीरीज नेम देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्स, वाई और बबल साइज ये आपने मस्ट लेने हैं। तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, वाई की जगह पे हम Y1 की वैल्यूज ले लेंगे और बबल साइज की जगह पे हम बबल साइज की वैल्यू ले लेंगे। और इस तरह से हमारे पास एक सीरीज ऐड हो जाएगी। अब इस सीरीज में आपको दो सर्कल नजर आ रहे हैं। दो सर्कल इसलिए नजर आ रहे हैं कि एक दो डेटा पॉइंट्स की जो रिजल्ट है वो सेम है, इसलिए वो एक ही जगह पे दोनों सर्कल बन रहे हैं। फिर ऐड करें, सीरीज नेम को ब्लैंक छोड़ दें, एक्स की जगह पे एक्स के ये तीनों सेल आपने लेने हैं, ग्रीन, येलो और रेड। इसी तरह वाई के लिए Y2 ले लेंगे इस दफा और बबल साइज के लिए बबल साइज सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके कर देंगे। अब इस चार्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जैसे ये चार्ट टाइटल है, ग्रिड लाइंस हैं, इन सब की हमें जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दें। और इसके एक्सेस आपने यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। पहले तो वर्टिकल एक्स के ऊपर, एक्सेस के ऊपर क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसको 0 पे फिक्स कर दें और मैक्सिमम वैल्यू को 100 पे फिक्स कर दें। ये आपने मस्ट करना है। उसके बाद
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाएं, इसको -5 या -10 जैसे आपको बेहतर लगे, और +5, जो आप माइनस कर रहे हैं उसी का प्लस करके इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर लें। कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अब इसके एक्सेस की हमें जरूरत नहीं है, ये एक्सेस वगैरह खत्म कर दें। यहाँ से सिर्फ हमारे पास 3 बबल्स आ जाएंगे, लेकिन बबल साइज बहुत छोटा है तो हम इसका स्केल ज्यादा कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं, यहाँ पर स्केल बबल साइज आ रहा है 100, इसको आप 300 कर, तो बबल का साइज जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब देखें ये जो ब्लू बबल है ये एक्चुअली आपकी y1 की वैल्यू को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज चेंज करते हैं ये बबल आपका पोजीशन चेंज करेगा। कलर्स के साथ आपने प्ले करना है, तो सबसे पहले जब ये टॉप पोजीशन पे है इसके ऊपर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद जब आपका सिर्फ ये एक सिंगल सर्कल सेलेक्ट होगा तो आपने फॉर्मेट टैब में जाना है और यहां से इसका कलर ग्रीन करना है, फिल कलर ग्रीन। अच्छा, इसको अगर मैं मोर कलर्स में जाऊं और ग्रीन की जो वैल्यू है ये फुल ग्रीन कर दूं और बाकी ब्लू वगैरह में खत्म कर दूं, तो मेरे पास और भी खूबसूरत किस्म का ग्रीन आ जाएगा। आउटलाइन इसकी खत्म कर दें और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो आपने सर्कल जिसका कलर चेंज किया है, इसी सर्कल पे क्लिक करके आपने ग्लो देना है। अगर ग्रीन है तो ग्रीन ग्लो दे दें, येलो है तो येलो दे दें, जिस तरह से भी है। रिमेनिंग जो हमारे पास 2 पार्ट हैं, इसमें पहले सेंटर वाले पे क्लिक करें, ये येलो था, इसको डार्क येलो कर देते हैं। नीचे वाला जो है ये रेड है, इसको डार्क रेड कर देते हैं ताकि ये हमें डिम की केस में नजर आ सके। अब जरा ये वैल्यू चेंज करें जो A1 में थी, ताकि हम अब सेंटर वाली वैल्यू पे आ जाएं। सबसे पहले टॉप पे जाएं, इसको डार्क ग्रीन कर दें। डबल क्लिक से करना है, सिंगल क्लिक से करेंगे तो तमाम सर्कल्स का कलर चेंज हो जाएगा। फिर सेंट्रल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम कर देते हैं येलो और इसकी आउटलाइन खत्म कर देंगे और इसका ग्लो येलो कलर में कुछ यूं। अब देखें ग्रीन और येलो। अब रेड के केस में आ जाते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसका कलर कर दें रेड, बॉर्डर लाइन खत्म कर दें और इसका भी जो ग्लो है वो रेड में इस तरह से कर दें। कंप्लीटली जो हमारा ग्राफ है इसका फिल कलर ब्लैक कर दें ताकि ये जो लाइट है ये ज्यादा ब्राइट नजर आए। अब ये देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 है, 30 या इससे कम वैल्यू के ऊपर ये रेड लाइट शो करेगा। उसके बाद अगर हम उससे ज्यादा पे जाते हैं तो ये येलो शो करेगा, और अगर हम 60 या इससे ऊपर चले जाते हैं तो ये ग्रीन लाइट शो करेगा। सिंपल है, सिर्फ आपने एक्सेस के साथ प्ले करना है, और कलर जो है वो थोड़े से इसके मुश्किल होते हैं कलर एडजस्ट करना। उसके लिए आपको डबल क्लिक करना होगा हर मर्तबा उस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अमित भाई मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो सेकंड एक्सिस जहां से ऐड किए वहां से जरा बता दीजिए। जी मैं बता देता हूँ। अच्छा आदिल, इसमें हमने राइट क्लिक किया, सिलेक्ट डेटा में गए, हमने सीरीज ऐड करनी थी बेसिकली। तो ऐड सीरीज पे क्लिक किया। फर्स्ट टाइम हमने ये किया था कि एक्स और बबल साइज ये दो वैल्यूज सेम रहती हैं। वाई वैल्यूज जो है फर्स्ट टाइम हमने y1 की थी और सेकंड टाइम पे जाके हमने y2 की थी। बस ये उसमें फर्क मेरा एक सवाल है, ये है। कुछ एग्जांपल बताइए किस जैसे कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ हम यूज करते हैं ऐसे डैशबोर्ड में, शाजिद, मतलब ये मैंने डैशबोर्ड किन। देखा था, कस्टमर केयर में देखा था मैंने। वहां पे जो कंप्लेन्स हैं उनकी रेजोल्यूशन के ऊपर उन लोगों ने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ था, जहां पर वो कितने परसेंट कंप्लेन रिजॉल्व हुई हैं उसकी परसेंटेज के विद रिस्पेक्ट टू बना रहे होते थे कलर्स। हाँ, कमर्शियल में आप बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू की टारगेट वर्सेस अचीवमेंट आप दिखा रहे हैं। आपके पास बेंच मार्किंग होती है, 85% की बेंच मार्किंग है, उससे नीचे हो तो रेड होगा, 85 से 100 तक जो है वो आप उसको कह देते हैं येलो कह देते हैं, 100 एंड अबव को आप ग्रीन कह देते हैं। तो उस बेंच मार्किंग को भी आप यूज कर सकते हैं रेवेन्यू, एफसीए या किसी भी टारगेट वर्सेस अचीवमेंट के लिए। अच्छा अभी ये जो फॉर्मूला में हम लोगों ने यूज किया है 80 और 100, 50 एंड 100, ये कांस्टेंट रहती है इसी तरह से या?
फातिमा, हमने चेंज जो हो जाए। 80, 20 और 50 ये 3 वैल्यूज हमने डिसाइड की इसलिए ताकि हमारे सर्कल्स जो हैं वो एक तो उनके दरमियान जो गैप है वो इक्वल रहे, नंबर 1। नंबर 2, वो ग्राफ के ऊपर कंप्लीटली डिस्प्ले रहे, इसलिए ये वैल्यू स्टैटिक है। -100 हमने इसलिए यूज किया था कि कुछ केसेस में हमने उन बबल्स को गायब करना है। वो बेसिकली बबल ठीक। यहाँ पर अवेलेबल मौजूद है, लेकिन चूंकि हमने जो एक्सेस की मिनिमम वैल्यू थी वो 0 पे फिक्स कर दी थी, जिसकी वजह से वो बबल 0 से नीचे चले गए और हमें नजर नहीं आ रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने मतलब क्राइटेरिया ये 60 और 30 वाला ये हम चेंज कर सकते हैं, बट फॉर्मूला में जो हम लोगों ने गैप रखा है 80 100 का उसको आप फिक्स वो कर नहीं चेंज कर। दीजिए। ठीक। अच्छा, ये आबिद भाई, इसको हम किसी और जगह भी यूज कर सकते हैं, किसी और ग्राफ में, या सिर्फ इसी में ही ये काम और करेगा? ग्राफ से मैं समझा नहीं, क्या मतलब आपका? मतलब जो दूसरे टाइप के ग्राफ होते हैं बबल के अलावा। इसको ट्रैफिक सिग्नल्स को? जी नहीं नहीं, मतलब जैसे ये लाइट्स ग्लो कर रही हैं, जी जी, तो आप ये लाइट्स यूज हम कर किसी। सकते हैं, बिल्कुल। आप कलर देखें, कलर ग्लो वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ये बबल चार्ट है, बबल जी, चार्ट को मुख्तलिफ तरीकों से लोग यूज कर रहे होते हैं। उस बबल चार्ट को हमने सही है, कन्वर्ट करके एक ट्रैफिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सही है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने कल थर्मोमीटर का ग्राफ देखा था, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा ग्राफ था। इसी तरह से एक और ग्राफ है। हम ग्राफ को यूज करते हुए एक बैटरी की शेप देंगे। उसमें मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। टॉप, एक्चुअल, ट्रांसपेरेंट, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। मुझे 4 वैल्यूज चाहिए। मैं टॉप और बॉटम को 5 पे फिक्स कर देता हूँ, और मेरे पास एक वैल्यू आती है जो कि 0 से लेके 100 तक है। अब ये भी बेसिकली केपीआई, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की है हम बात कर रहे हैं। अब ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये 100 भी हो सकती है। इस वैल्यू को हमने एडजस्ट करना है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू हमारी 100 है, तो 100 में से आपने ये दोनों वैल्यूज और को माइनस कर देना है। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारी ये वैल्यू है माइनस दिस और माइनस, इस तरह से हमारी ये वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। हम अपनी एक्चुअल वैल्यू में से जो टॉप और बॉटम था उसको माइनस कर लेंगे। अब जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है, ये टोटल वैल्यू में से हम ये सारा डेटा जो है माइनस कर लेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो जब हमारी वैल्यू 90 से ऊपर चली जाए या 10 से नीचे चली जाए, तो उस केस में जो शेप है ग्राफ की वो खराब ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू में से टॉप और बॉटम को माइनस किया, तो हमारी एक न्यू एक्चुअल वैल्यू निकल आई। और ट्रांसपेरेंट के लिए हमने 100 में से इन तीनों वैल्यूज को माइनस कर दिया। अब इसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं। ये देखें, जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी उसी तरह से वो एडजस्ट होती जाएगी। अब फर्दर इसको मजीद आप जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए कुछ मजीद इसमें फार्मूला में चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। इन चारों वैल्यूज को आपने सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाएं, और कॉलम चार्ट के अंदर आपके पास अच्छा, चार्ट जो है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक स्टेक चार्ट होता है और एक क्लस्टर्ड चार्ट होता है। क्लस्टर्ड में क्या होता है कि आपके बार जो है वो साइड बाय साइड आ रहे हैं, और स्टैक चार्ट के अंदर एक ही बार के अंदर वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो आपने 100% स्टेक वैल्यू के साथ जो चार्ट है वो लेना है। उसका चार्ट टाइटल भी उड़ा देना है, उसकी लाइंस भी उड़ा देनी है, उसके एक्सेस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें खत्म कर, इस पे राइट क्लिक करें और सिलेक्ट डेटा में जाना है आपने। यहाँ पर स्विच रो एंड कॉलम आ रहा है, इसको आपने स्विच करके ओके कर देना है। अब ये देखें, ऑलमोस्ट मिलती जुलती एक शेप बन गई है जिस तरह की हम शेप बनाना चाह रहे थे। उसके बाद इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं। इसका गैप विड्थ भी आपने खत्म कर देना है और डेप्थ भी खत्म कर देनी है। तो ये दोनों बेसिकली 0% हो जाएंगे, और इसकी शेप सिलेंडर कर देनी है। सिलेंड्रिकल शेप में ये आ जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं, सॉरी, राइट क्लिक करके 3D रोटेशन पे जाना है आपने। और 3D रोटेशन में एक्स रोटेशन 0 और वाई रोटेशन जो है वो 10 हो गया, इस तरह से।
अब इसकी जो टॉप कैप है उसका कलर चेंज कर दें, उसका कलर लेट से हम ग्रे कर देते हैं, बॉटम का भी ग्रे या ब्लैक, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जो दो पोर्शन दरमियान में रह गए हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट है और एक फिल्ड है, इन दोनों का कोई एक कलर कर दें। जैसे मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। जो टॉप था इसको दोबारा से सिलेक्ट करें और इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में आ जाएं। फिल में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंसी आ गई होगी। इसका कलर में जाएं, फिल में जाएं और यहाँ पर आपका जो फिल कलर है ट्रांसपेरेंसी आ रही है उसके नीचे, उसको आपने 90% ट्रांसपेरेंट करना है, जिससे ये आपको कोई पार्ट इसका थोड़ा सा जो है वो खाली नजर आएगा। उसके बाद इंसर्ट में जाएं, एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ करें जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा ग्राफ था, सिर्फ इसकी भी सेटिंग्स हैं जो आपने करनी है और उन सेटिंग्स के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स के अंदर। अच्छा, एक तीसरा ग्राफ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉइज हैं। रोहित भाई मेरा एक क्वेश्चन है, पिछले चार्ट में जो बैटरी चार्ट है उसमें अगर मैंने परसेंटेज विजिबल भी करानी हो इस रेड के ऊपर, यहाँ पे ना अच्छा तरीका और इजी तरीका ही है। वैसे तो आप राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट परसेंटेज शो करानी है तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, वो ऐड करें और उस टेक्स्ट बॉक्स के साथ इस वैल्यू को इस तरह से लिंक कर दें, जैसे हमने कल सर्कल शेप के साथ किया था, और उसके इसके ऊपर यहाँ पर प्लेस कर दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चार्ट है उसमें हम कुछ एम्प्लॉइज लेंगे और 4 या 5 एम्प्लॉइज ले लेते हैं और उनकी हम एक बेंचमार्किंग डिसाइड कर लेते हैं कि इतने परसेंट से अगर कम होगा तो उसका जो केपीआई स्कोर है वो बिलो बेंचमार्क है और वो रेड हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो एम्प्लॉइज हम ले लेते हैं आबिद, आदिल, सद, नईम, ये 4 एम्प्लॉइज हैं जिनके हम केपीआई स्कोर्स दे रहे हैं और इनके केपीआई स्कोर्स हैं लेट्स से 90, 100, 80, 75, 100, कुछ इस तरह से। अब हमने एक ग्राफ बनाना है जिस ग्राफ के अंदर हम एक ही बार के ऊपर इन 3 के केस में हम ग्रीन कलर का बार दिखा रहे होंगे और इन दोनों के केस में हम रेड कलर का बार दिखा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे हमने डिसाइड किया 85 हमारा बेंचमार्क है। 2 कॉलम बना लें, एक कॉलम होगा ग्रीन के नाम से और एक होगा रेड के नाम से। ये 2 कॉलम हमने यहाँ पे बनाने हैं और इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, इफ केपी जो हमारी अचीवमेंट है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेंचमार्क, कॉमा अगर ये उसके बराबर है या उससे ज्यादा है तो हमें ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दे, इस तरह से। तो आप देखिए ये जहां पर ये बेंचमार्क को हिट कर रहा है वहां पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, अदरवाइज ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। इसी तरह रेड के केस में इफ वैल्यू इज लेस देन द बेंचमार्क, कॉमा अगर ये इस कंडीशन को ट्रू करता है तो वैल्यू डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब एक चीज आप नोट करेंगे कि अगर किसी केस में ग्रीन में वैल्यू शो हो रही है तो रेड में वैल्यू नहीं आ रही, और अगर रेड में वैल्यू शो हो रही है तो ग्रीन में वैल्यू शो नहीं। ये 3 कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, इंसर्ट में जाएं और एक ग्राफ ड्रॉ कर लें इस तरह से। बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स हैं ये ऑटोमेटिकली इस पे आ गए हैं। अगर आप इस बार पे क्लिक करें तो एक कॉलम हाईलाइट हो जाता है, किसी दूसरी बार पे क्लिक करें तो दूसरा कॉलम हाईलाइट हो जाता है। तो ब्लू एक्चुअली जो है ये हमारा ग्रीन बार है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ग्रीन पे। और ये जो ऑरेंज आ रहा था ये रेड है, इसका कलर हम रेड पे कर लेते हैं।
यहाँ तक तो था बहुत सिंपल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि एक तो बार के जो साइज हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 50 करूं और यहाँ पे मैं 45 करूं, एक तो इनके साइज का इशू आ रहा है, और दूसरा जो मेन इशू है वो है इनके दरमियान में गैप। अगर आप इस ग्रीन और इस रेड के दरमियान में देखें तो गैप ज्यादा है, और इस रेड और इस ग्रीन के दरमियान में देखें तो गैप कम है। इसका मतलब यह है कि ये बार एक ही जगह पे नहीं है, ये बार साइड बाय साइड है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको अगर 100 करूं तो असद के केस में ये ग्रीन बार रेड के साथ बना है, रेड की जगह पे नहीं बना। इस चीज को हैंडल करने के लिए रेड पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं और इसको सेकेंडरी एक्सेस पे ले जाएं। अब एक प्रॉब्लम तो हमारी रिजॉल्व हो गई कि ग्रीन और रेड एक ही जगह पे आएंगे, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये है कि रेड का साइज ग्रीन बार से ज्यादा आ रहा है। उसको कैसे हम हैंडल करेंगे? दोनों एक्सेस को स्टैटिक कर दें, फॉर्मेट एक्सेस करें 0 और 0 से 120 तक इसको स्टैटिक कर दें। इसी तरह जो सेकेंडरी एक्सेस है उसको भी आपने 0 और 120 पे जाके लॉक कर दें। अब आप वैल्यू चेंज करके देखें, बार का साइज भी बेंचमार्क के हिसाब से छोटा रहेगा और उसकी पोजीशन भी सेम रहेगी जिस पोजीशन पे ग्रीन था या जिस पे दूसरा कलर का बार था। सिंपल ग्राफ है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं डेली एनालिसिस के लिए। कहीं पे आपने डेटा पुट करके उससे फौरी तौर पे कोई रिजल्ट लेना है तो उसके लिए आप ये ग्राफ यूज कर सकते हैं। इस ग्राफ में कोई चीज किसी को समझ में ना आई हो वो पूछ सकता है। सिंपल था, कोई ऐसा सच इसमें वो नहीं, मुश्किल चीज नहीं थी। आदिल, जुनेद, जाजिब, समझ आ गई इसकी? आगे चलें। हिना, फातिमा, सबको समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट एक लास्ट चीज है, इसी डेटा के ऊपर हम वो भी बिल्ड कर लेते हैं। हमारे पास ये डेटा है और कुछ इस तरह से, इसमें एक टारगेट था और एक अचीवमेंट थी। टारगेट इन एनी केस हमारा 100 है, अचीवमेंट कुछ भी हो सकती है। अब इसके ऊपर सिंपल है, ये बहुत सिंपल है लेकिन खूबसूरत लगता है ये ग्राफ भी। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके आप एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इस तरह से ड्रॉ कर लें। इसमें एक जो है वो आपका टारगेट का बार है और एक जो अचीवमेंट की बार है। अचीवमेंट की बार को सेकेंडरी एक्सेस पे ले जाएं, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं और इसको सेकेंडरी पे ले जाएं। उसके बाद इन दोनों बार्स के जो एक्सेस हैं वो फिक्स कर दें 0 to 120। ये फिक्स करने इसलिए जरूरी है कि बाज बात वैल्यू कम होने की वजह से ग्राफ जो है वो डी शेप हो जाता है या उस सही रिजल्ट नहीं शो करता। अब ये जो कलर था इसको हम फिल कलर के लिए यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लू ले लेते हैं और जो दूसरा हमारा टारगेट का बार था उसका फिल कलर खत्म कर दें और उसका जो बॉर्डर है रेड कलर में उसको हाईलाइट करके थोड़ा सा उसका साइज भी बढ़ा दें, कुछ इस तरह से। फर्दर आप इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए इसका गैप जो है वो भी कम कर सकते हैं ताकि ये कंप्लीटली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से भी टारगेट और अचीवमेंट्स जो है उनको आप ग्राफ्स में दिखा सकते हैं। हमने टोटल 4 ग्राफ देखे अभी। ट्रैफिक सिग्नल है, बैटरी है और ये ग्रीन रेड है और ये 4 ग्राफ हैं। इन दोनों में से कोई एक बना लें, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल और बैटरी में से कोई एक कर लें, और ये ड्यूल कलर या जार टाइप जो हमने ग्राफ बनाया इन दोनों में से कोई एक कर लें। तो ये 2 ग्राफ आप असाइनमेंट के तौर पे नोट कर लीजिएगा अपने पास। ये ग्राफ आपने बना के मेरे साथ शेयर करना है। ये थे हमारे ग्राफ्स, ये या टूल्स जो कि हम यूज कर रहे होंगे डैशबोर्ड डेवलपमेंट के लिए। मैंने आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया है, इसको थोड़ा सा डेटा को डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन के अंदर, फिर नेक्स्ट सेशन में जाके उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू करेंगे। 2 शीट्स हैं जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर की है। एक है टारगेट की शीट
और एक अचीवमेंट की शीट है। अब इस टारगेट और अचीवमेंट के अंदर अगर आप देखें तो मंथ आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर फिल्टर करें तो यहाँ पे आपको 3 मंथ का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास 6 मंथ का डेटा है। तो 6 मंथ का डेटा आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ग्रेड आईडीज हैं और इसके अंदर रीजन है, रीजन के बाद फ्रेंचाइज आईडी है, और फ्रेंचाइज आईडी के बाद हमारे पास टारगेट्स आ जाते हैं। ग्रॉस ऐड का सबको आइडिया होगा, जो नई सिम हम सेल कर रहे होते हैं उसको हम ग्रॉस एडिशन कहते हैं, कोई नया कस्टमर ऑनबोर्ड करने के लिए। एमबीपी डिवाइस सेल करें तो उसको एमबीपी का टारगेट कह देते हैं। इंटरनेट सिम, ये भी एक हमारी प्रोडक्ट है, सिम है लेकिन सिर्फ इंटरनेट चलता है इसके ऊपर। गोल्डन नंबर्स हैं, एमएनपी है। एमएनपी का भी आप लोगों को आइडिया होगा कि जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जो हम अदर नेटवर्क से नंबर लेके आ रहे होते हैं अपने नेटवर्क पे, उसको हम एमएनपी कहते हैं। एमएनपी एक्टिव आउटलेट्स, वो रिटेलर्स, वो शॉप्स जिन्होंने इस एक्टिविटी में काम किया, वो एक्टिव आउटलेट्स में आ जाएंगी। वैस रेवेन्यू, वैस बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज हम सेल कर रहे होते हैं, जैसे डिफरेंट पैकेजेस आप यूज करते हैं। सुप्रीम, सुपर वीकली, प्रीमियम मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी मोस्टली वो यूज कर रहा होता हूँ। सुपर वीकली मैक्स है, इसी तरह से सुप्रीम ऑफर है, और बहुत सारे बंडल्स हैं। उनको सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम वैस रेवेन्यू कहते हैं। पोस्टपेड नंबर्स हैं, लोडिंग है। लोडिंग होती है बेसिकली एक रिटेलर से जो कस्टमर को हम रिचार्ज देते हैं, उसको हम लोडिंग कहते हैं। एमएल आउटलेट्स, आज अब हम इसको जेडएल आउटलेट कहते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। जोंग लोड की आउटलेट्स कितनी है, कितने रिटेलर्स हैं जो कि जोंग लोड सेल करना, टारगेट क्या है उन कितनी आउटलेट्स एक्टिव होने का, उसकी अचीवमेंट। बीवीएस, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम, कितनी शॉप्स हैं जहां पर हमने डिवाइसेस डिप्लॉय की हुई हैं, तो वो हम टारगेट दे देते हैं कि इतनी शॉप्स के ऊपर डिवाइसेस डिप्लॉयड है, और उसके अगेंस्ट कितनी एक्टिव होती हैं जो सिम सेल कर रही हैं या कोई एक्टिविटी कर रही हैं, उसको हम अचीवमेंट में ले लेते हैं। फ्लोट वैल्यू, फ्लोट होता है बेसिकली जो जोंग ने लोड सेल कर दिया और कस्टमर तक नहीं पहुंचा, उसको हम फ्लोट कहते हैं। वो इन बिटवीन कहीं पे है, वो या तो फ्रेंचाइज के पास पड़ा हुआ है या आरएसओ के पास। आरएसओ रिटेल सेल ऑफिसर होता है, जो कि फ्रेंचाइज और रिटेलर के दरमियान एक ब्रिज है। एक सेल्समैन है, वो फ्रेंचाइज से लोड लेता है और जाके रिटेलर को देता है। तो उसके पास हो सकता है या रिटेलर के पास हो सकता है, तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। इश्यूस वो है कंपनी से फ्रेंचाइज ने कितना लोड परचेज किया, उसको हम इश्यूस में कह देते हैं। सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल रेट की मैं डेफिनेशन थोड़ी सी बता देता हूँ, कमर्शियल वालों को तो पता होगी। अदर देन कमर्शियल, हमने जो नंबर सेल किया था थर्ड मंथ में जाके उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो लाइव है या खत्म हो चुका है सिस्टम से। तो थर्ड मंथ एक्टिविटी हम देख रहे होते हैं नंबर्स की, जो कि हमने सेल किए थे 3 मंथ बैक। ये हमारे केपीआईज हैं जिनके टारगेट आ रहे हैं, और इन्हीं के अगेंस्ट हम यहाँ पर अचीवमेंट्स देख रहे होंगे। ये हमारे पास एमएल आउटलेट, इश्यूएंस और सर्वाइवल रेट का टारगेट। अचीवमेंट के अंदर दो चीजें और डाल दी गई थी, एक एमएल है और एक एससी है। एमएल बेसिकली जोंग लोड को हम कहते हैं, पहले ये मिनी लोड होता था और अब ये जोंग लोड हो गया, और एससी कहते हैं स्क्रैच कार्ड को। तो ये बेसिकली इश्यूएंस की बाइफिकेशन की गई थी ताकि ये देखा जा सके कि जो कंपनी से रिचार्ज परचेज किया जा रहा है फ्रेंचाइज के एंड पे, उसमें किसकी रेशियो ज्यादा है, स्क्रैच कार्ड ज्यादा उठाया जा रहा है या कि लोड ज्यादा उठाया जा रहा है। उसकी भी कुछ रीजन थी जिसकी वजह से ये काम किया जाता था। अच्छा जी, अब ये है हमारी डेटा लेयर। मैंने आपको बताया था कि हम 3 लेयर स्ट्रेटेजी के ऊपर जाके डैशबोर्ड डेवलप करेंगे, तो ये हमारी डेटा लेयर होगी। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने एक टैब बनाना है डेटा मॉडल लेयर का। तो यहाँ पे हम करेंगे डेटा मॉडल लेयर। आप एक शीट में भी कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए डिफरेंट शीट्स यूज करेंगे डेटा मॉडलिंग के लिए। एक को हम डेटा मॉडल कहेंगे और एक को हम WRK के नाम से कह देंगे, वर्किंग फाइल कहेंगे। बेसिकली ये दोनों डेटा मॉडलिंग है, आपके डेटा के ऊपर ही वर्किंग हो रही है, उसी को लेके ये सारा जो है वो डेटा को फिल्टर कर रहे होंगे या डेटा को समराइज कर रहे होंगे इनकी बेसिस पे।
और लास्ट पे एक जो चीज हम बना रहे होंगे वो है डैशबोर्ड। ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होगी। तो ये 3 लेयर स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले डेटा, फिर डेटा मॉडल, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का नाम हम रखेंगे डैशबोर्ड, और डेटा मॉडल लेयर है उसका नाम डेटा मॉडल, और वर्किंग शीट, ये 2 हमने रखनी। डेटा लेयर टारगेट अचीवमेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो हम डेटा यूज कर रहे हैं वो एक्सेल की हमारा जो डैशबोर्ड फाइल है उसके अंदर ही डेटा हमने डंप किया हुआ है। जब हम पावर टूल्स की बात करेंगे, पावर टूल्स के ऊपर जाके हम डैशबोर्ड बनाएंगे, तो वहां पे हम मोस्टली काम कर रहे होंगे एक्सटर्नल डेटा के ऊपर। एक्सटर्नल डेटा पे आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग इसलिए रखा है ताकि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें आप साथ इजीली हैंडल कर सकें। जो डैशबोर्ड की लेयर है, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं टॉप की 2 जो रोज हैं उनका कलर चेंज कर देता हूँ। अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप लगा सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो 2 कॉलम हैं उनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये कलर मैं चेंज करता हूँ सिर्फ डैशबोर्ड को खूबसूरत शेप देने के लिए। आप नहीं भी करते कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टूल्स आपके ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्प्ले होंगे, ज्यादा प्यारे लगेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट था उसको मैं लाइट सा ग्रे कलर दे देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का एक पार्ट हमने जो है वो इस तरह से बनाना है। अब इसके ऊपर हम टूल्स जो है वो 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे, और उन टूल्स की मदद से हम चीजों को फिल्टर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग फाइल में जाएं, और यहाँ पर आपने मंथ का जो टूल है वो ड्रॉ करना है। मंथ का हमने मंथ के लिए हम यूज करेंगे कॉम्बो बॉक्स को। 1 से लेके 12 तक काउंटिंग लिख लें, और उनके अगेंस्ट जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने मंथ लिख लेने इस तरह से। कल आपने सवाल किया था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम टूल्स को किसी और शीट के अंदर रखें और उसकी बाकी वर्किंग किसी और शीट के अंदर रखें। तो अब प्रैक्टिकली हम वो चीज करने जा रहे हैं। डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आपने कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ करना है। इस कॉम्बो बॉक्स को आपने किस साइड पे रखना है ये आपकी अपनी विल एंड विश है। मैं इसको राइट साइड पे यहाँ पे एडजस्ट करना। इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएं, इनपुट रेंज में आपने मंथ नेम देने हैं, और सेल लिंक आप कर दें वर्किंग फाइल के अंदर ही A1 सेल को। उसके बाद इसको 3D शेडिंग दे दें, 12 का ड्रॉप डाउन लाइंस कर दें, और प्रॉपर्टीज में जाके डोंट मूव और साइज विद सेल्स ये लाजमी कर दीजिएगा। अब ये देखें यहां से आपका टूल जो है वो इजीली ऑपरेट हो जाता है। नंबर ऑफ डेज लिख लें, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और ये जो हमने, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी आप डैशबोर्ड के अंदर कोई भी टूल ड्रॉ करते हैं तो उस टूल के रेलेवेंट जो भी सेल आपने लिंक किया था उसमें या तो आपने कमेंट्स ऐड करने हैं, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कमेंट कर दें, ताकि आपको पता चले कि ये बेसिकली इस पर्टिकुलर सेल का पर्पस क्या है। या मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ। मेरे जितने भी डैशबोर्ड बने हुए हैं वो आपको इस तरह से मिलेंगे। उनके अंदर ये जो कलर होगा वर्किंग फाइल के अंदर या डेटा मॉडलिंग के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि ये सेल किसी टूल से ड्राइव हो रहा है। इसके साथ मैंने किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब इसमें से आपने फर्दर ये करना है कि मंथ को वी लुकअप कर लेना है। डैशबोर्ड की फाइल में जाएं, यहां से ड्रॉप डाउन चेंज करें तो आपका मंथ भी चेंज हो रहा होगा। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास जो डेटा है वो 6 मंथ का है, तो जैन से लेके जून तक का डेटा इसमें हमने ऐड किया हुआ है। वही डेटा फिल्टर होके हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है
वो है इसके नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, या जिस जगह जिस वक्त हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो भी ले सकते हैं। इसमें ना सिर्फ 2 रीजन मैंने यूज किए हुए थे, क्योंकि ये डैशबोर्ड बनाया गया था नॉर्थ के लिए, और नॉर्थ के अंदर सब रीजन सिर्फ 2 है, नॉर्थ 1 और नॉर्थ 2। तो हम यहाँ पर भी 2 ही रीजन ले रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आ जाएगा टोटल नॉर्थ, उसके बाद आ जाएगा नॉर्थ 1 और फिर नॉर्थ। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो आप नाम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सेम उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से आपके रॉ डेटा के अंदर है या वर्किंग फाइल के अंदर है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आप फार्मूला के जरिए ये वैल्यूज पिक कर रहे होंगे, अगर आपने नाम डिफरेंट यूज किया, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्थ 1 की बजाय नॉर्थ आई और ये यूज करता हूँ, है तो ये भी नॉर्थ 1 और नॉर्थ 2, लेकिन अब वी लुकअप से या सम इफ से ये डेटा या वैल्यूज पिक नहीं करेगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। डैशबोर्ड शीट में है और यहाँ पे आपने डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट और लिस्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और इनपुट रेंज को आपने इन 3 सेल्स के ऊपर इनपुट रेंज दे देनी है और सेल लिंक कर दें बिल्कुल इसके टॉप पे G1 को। 3D शेडिंग देना चाहें दे दें, ना देना चाहें तो छोड़ दें। तो ये कुछ यूं हमारा लिस्ट बॉक्स बन जाएगा। 1 2 3 3 सिलेक्शंस हैं, ये तीनों हम 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 2 काम करने हैं आपने, एक तो यहाँ पे ये सारे सेल जो है इनको मर्ज करें। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, असाइनमेंट जो मैंने आपको एक तो बताई थी, 2 टूल्स हमने 2 ग्राफ्स जो है वो आपने करके बताने हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस डैशबोर्ड है ये आपने कंप्लीट बनाना है, जितना मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आज के दिन में। तो ये इसकी प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप इसका नाम दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ रीजनल डैशबोर्ड या नॉर्थ केपीआई रीजनल डैशबोर्ड। उसके बाद इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बाकी आपको ये तो आइडिया होगा कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, उसमें वो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, वो इजीली हो जाता है। उस वर्ड को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट से जाकर उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक इलस्ट्रेशन ड्रॉ करें, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से आपने एक शेप ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। इसका साइज देख लें और इक्वल साइज में बना लें, 1.15, तो इसको भी 1.15 वेट पे कर लें। आउटलाइन खत्म करके इसमें टेक्स्ट लिख दें, सेलेक्ट रीजन। उसके बाद इसका फिल कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको जो बेहतर लगता है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ एरो वगैरह डालना चाहें तो एरो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इनकी अलाइनमेंट के लिए नॉर्मली हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में जाते हैं और यहाँ पर लाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो लेफ्ट लाइन या सेंटर लाइन जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इस शेप को रिपीट कर लें और ये अब आ जाएगी यहाँ पर सेलेक्ट ग्रिड। इसी तरह से एक और लिस्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे ग्रिड 1 से भी लिखा हुआ आ रहा है और ग्रिड N से भी लिखा हुआ है, N101 N102 वगैरह। मैं देख लेता हूँ ये किस केस में लिखा हुआ है।
Q2 में इस तरह से लिखा हुआ है और Q1 में इस तरह से लिखा हुआ है। इनको ना एक जैसा करना जो है वो जरूरी है। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको इस तरह से पिक कर लेता हूं और इसको ले आता हूं यहां पर, डुप्लीकेट रिमूव कर लें। अब ये मेरे पास आ गए ग्रेड और ये आ गया उसका रीजन। 30 ग्रेड्स हैं और इनका सीरियल नंबर आ गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम हायरार्की बना रहे होंगे तो हम हर एक सब रीजन का जो ग्रिड है उसको 2 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक उसकी वैल्यूज, जैसे यहाँ पर 19 तक शायद चली जाएगी, और फिर सेकंड केस में फिर दोबारा 2 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने यही करना है, 2 3 एंड सो ऑन, और फिर आप दोबारा एंड 2001 से दोबारा इस तरह शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक रीजन टू ग्रिड टैगिंग बन जाएगी। रीजन एंड सीरियल नंबर को कॉन्केटिनेट कर दें तो ये कुछ ऐसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सरप्राइजिंगली अच्छी बात यह है कि आज जूम ने हमें जो है ना वो हमारा साथ दिया है और अभी तक हमें रीजॉइन नहीं करना पड़ा। ये एक अच्छा साइन है। इसके बाद वीलुकअप करें इस वैल्यू को इस टेबल में से, (2) और (0). आपकी सिलेक्शन यहां से चेंज होती है तो ये सिलेक्शन यहां पे भी चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने मैक्सिमम वैल्यू पिक करनी है। तो देखें कि आपके जो सीरियल नंबर थे इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये है 19। 1 से लेके 19 तक का एक टेबल बना रहे हैं। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। अच्छा, उसके बाद हमने ये सीरियल नंबर इसके लिख लिए। सीरियल नंबर के बाद हमारे पास जो लास्ट टूल का रिजल्ट था वो टूल हमने लिया और उसको इस सीरियल नंबर के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये जो कॉलम है और के कॉलम है इसके अंदर वैल्यूज ऑलमोस्ट एक जैसी आ रही हैं। 1 हमने रिजर्व किया हुआ है टोटल के लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल, सिर्फ टोटल लिख लें और बाकी को वीलुकअप कर लें। वीलुकअप रीजन और यहां से आपने ग्रिड आईडी पे डैशबोर्ड में जाएं, रीजन चेंज करें तो इस वैल्यूज, इन वैल्यूज को भी चेंज होना चाहिए। और अगर आप टोटल नॉर्थ के केस में जाते हैं तो टोटल नॉर्थ के केस में ये सारा एरर आ गया। एरर हैंडलिंग के लिए हिना ने हमें कल बताया था कि हम इफ एरर यूज करेंगे। हम यहाँ पर इफ एरर में कैप कर लेते हैं। अब डैशबोर्ड में आप देखें, यहाँ पर आपके पास नॉर्थ के केस में सिर्फ टोटल लिखा हुआ आ रहा है
नॉर्थ 1 के केस में आपके पास नॉर्थ 1 के सारे ग्रिड आ रहे हैं, और नॉर्थ 2 के केस में नॉर्थ 2 के सारे ग्रिड आ रहे हैं। जो सेकंड टूल हमने ड्रॉ किया था, जो कि कुछ इस तरह से है, इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, और इसकी इनपुट रेंज आपने कुछ यूं सेलेक्ट कर लें, और जो सेल लिंक है ये इसके बिल्कुल टॉप पे कर लें, जैसे हमने P1 को सिलेक्ट कर लिया। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, या कमेंट दे देते हैं यहाँ पे। वी लुकअप करें इस वैल्यू को, और नीचे जो टेबल है इसके थर्ड कॉलम से ग्रिड आईडी उठा लें। तो एक्चुअली हमारी इस वक्त जो सिलेक्शन है वो ग्रिड N2008 के ऊपर है। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो ये सिलेक्शन चेंज हो जाती है। मैं टोटल पे क्लिक करूँ तो मेरी सिलेक्शन जो टॉप की सिलेक्शन थी, जैसे नॉर्थ 1 है तो नॉर्थ 1 का टोटल होना चाहिए, या नॉर्थ 2 है तो नॉर्थ 2 का टोटल होना चाहिए। जब मैं ग्रिड पे क्लिक करूं तो उस ग्रिड पर्टिकुलर ग्रिड के नंबर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। और अगर मैं टोटल नॉर्थ के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास जो उस पर्टिकुलर मंथ का नंबर है वो पूरे नॉर्थ के लिए सम अप हो जाना चाहिए। तो ये हमारे दो टूल्स जो है वो इस पे बन गए हैं। एक और तीसरा टूल हमने बनाना है, सर नमाज के लिए ब्रेक कर लें वैसे थोड़ी सी। हाँ जी, नमाज के लिए 15 मिनट की ब्रेक कर लें। 4:15 पे हम इंशाल्लाह इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सही है सर, थैंक यू।
हाँ जी, वेलकम बैक। सब लोग आ गए हैं वापस, शुरू करें आगे इसको। बस 5 लोग कम है, बाकी शुरू करें सर। चलें, बाकी लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ्रेंचाइज आईडी का। तो जिस तरह से हमने यहाँ से ग्रिड लिए थे, इसी तरह से फ्रेंचाइज आईडी भी ले लेते हैं। हायरार्की इसकी कुछ इस तरह से होती है कि हर एक रीजन में ग्रिड आते हैं और उन ग्रिड्स के अंडर फ्रेंचाइजेस आती हैं। तो हम यहाँ से रीजन तो खत्म कर देते हैं, लेकिन अब फ्रेंचाइजेस जो हैं ये इस तरह से। बस ये आपने देखना है कि जो हमारी जिस वैल्यू को हम वहां पे पिक करने जा रहे हैं वो यूनिक होनी चाहिए, उसमें डुप्लीकेट ना हो। इस डेटा को भी वर्किंग फाइल में ले आए। यहाँ पे आ जाएगी फ्रेंचाइज आईडी, उसके बाद आ जाएगा ग्रिड, और ये सीरियल नंबर आ जाएगा, और उसके बाद कॉन्कैटिनेट आ जाएगा। और कॉन्कैटिनेट है जी ग्रिड एंड एसएन। यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि हर एक ग्रिड को 2 से स्टार्ट करना है। 1 हमने रिजर्व कर दिया टोटल के लिए, अब 2 से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट ग्रिड जब आएगा तो उसके बाद फिर दोबारा 2 से स्टार्ट कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली जिस तरह से हमने कल किया था उसी तरह से लिख लें, और दूसरा तरीकाकार एक और भी है, मैं एक फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ये हम करते ये हैं, कंडीशनली रैंकिंग कर देते हैं एक से ज्यादा कंडीशंस की बेसिस के ऊपर। उसके लिए जो फार्मूला मैं यूज करता हूँ वो सम प्रोडक्ट है, आप लोगों में से बहुत सारों ने यूज किया हुआ होगा। और पहली कंडीशन हमने ये लगा दी इसमें कि जहां पर वो वैल्यू ग्रेटर देन एरे होगी उसको नंबर 1 सॉर्ट कर दो, अगर हम लेस देन करेंगे तो लेस देन से उसको सॉर्ट कर देगा। और दूसरी हमने कंडीशन लगा दी कि जहां पर ग्रिड आईडी जो है वो इक्वल टू दिस पर्टिकुलर ग्रिड है। ये स्टार्ट करता है 0 से, तो इस 0 को एलिमिनेट करने के लिए हम +2 कर देते हैं ताकि ये 2 से स्टार्ट करे काउंटिंग, और इसको नीचे ड्रैग कर दें। अब ये देखें, हर एक ग्रिड के टाइम जैसे ही ग्रिड चेंज हुआ दोबारा 2 से स्टार्ट हो गया, जैसे ही ग्रिड चेंज हुआ फिर 2 से स्टार्ट हो गया, एंड सो ऑन। मैंने चैट में ये फार्मूला जो है ये आपके लिए पेस्ट भी मैं कर देता हूँ, ताकि अगर केस किसी ने कॉपी करना हो अपने पास तो कॉपी भी कर सके। उसके बाद ये दोनों कॉलम अब हमारे किसी काम के नहीं है, इनको हटा दें आप, और कॉन्कैटिनेट कर दें ग्रिड आईडी को इस सीरियल नंबर के साथ। नेक्स्ट स्टेप, हम मैक्सिमम नंबर देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर क्या है इस पूरी लिस्ट में, जो कि 8 है। किसी एक पर्टिकुलर ग्रेड के पास 8 फ्रेंचाइजेज हैं, और हम यहाँ पर 1 से लेके 8 तक जो है वो काउंटिंग 1 से 8। नेक्स्ट कॉलम में जो हमारे प्रीवियस हमारा जो टूल था उसका रिजल्ट वो लेंगे और उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे इस सीरियल नंबर के साथ। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी। फर्स्ट जो रो है वो टोटल के लिए है, 1 को टोटल के लिए रिजर्व रखा था, तो यहाँ पे टोटल लिख दें। उसके बाद वीलुकअप के जरिए वैल्यूज पिक करनी है आपने, वीलुकअप दिस ग्रिड, और यहाँ से आपने फ्रेंचाइज आईडी पिक करनी है। एरर हैंडलिंग के लिए इफ एरर यूज कर लें। अब इसी तरह का एक और टूल आपने ड्रॉ करना है, इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
कुछ स्क्रॉल्स आ जाएंगे इस पे, और इसे हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, सेलेक्ट फ्रेंचाइज। ये टूल कॉपी कर लें या ड्रॉ कर लें, आपकी मर्जी है। इसके नीचे ये टूल ड्रॉ करें, इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है आपने, और इनपुट रेंज में वर्किंग फाइल के अंदर अब ये टेबल हम देंगे W2 से लेके W9 तक, और इसका जो सेल लिंक करना है वो इसके टॉप पे कर दें। अब आप ग्रिड चेंज करेंगे तो फ्रेंचाइज आईडीज भी चेंज होनी चाहिए साथ साथ। हमारी जो हायरार्की की सिलेक्शन थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ से रीजन चेंज करते हैं तो उस रीजन के ग्रिड आ जाएंगे, और उन्हीं ग्रिड्स के रेलेवेंट फ्रेंचाइजेस यहाँ पे जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। अब टोटल पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो टूल है उसके बाकी के तमाम कंपोनेंट्स गायब हो जाएंगे। जैसे टोटल नॉर्थ पे किया तो ग्रिड गायब हो गए, अगर नॉर्थ 1 करते हैं तो ग्रिड आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास फ्रेंचाइज आईडीज नहीं रहेंगी। और अगर हम ग्रिड आईडी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास फ्रेंचाइजेस भी आ जाएंगे। यहाँ पर भी वीलुकअप कर लें, इसी टेबल में से हमारी सिलेक्शन जो है उसके रेलेवेंट हम फ्रेंचाइज पिक करेंगे। एक लास्ट चीज जो प्रेजेंटेशन लेयर की आज के लेसन के हवाले से है, फिर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ताकि जो चीजें स्पीड में मैं लेके गया हूं उनको हम गो थ्रू कर सकें। एक लास्ट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी बेसिस के ऊपर हम डेटा को फिल्टर कर रहे होते हैं। आपको ये तो पता चल गया यहां से कि आपकी सिलेक्शन क्या है, लेकिन टोटल के केस में ग्रिड कैसे शो करना है, और यहाँ पे अगर आप टोटल सिलेक्ट करते हैं तो रीजन को कैसे शो करना है, या आप टोटल नॉर्थ करते हैं तो सिर्फ नॉर्थ की समरी कैसे लेनी है, उसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं, नेस्टेड इफ का फार्मूला। इसके लिए 3 सेल हैं हमारे पास, G1, P1 और U1। थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। G1 के अंदर 1 है तो इसका मतलब यह है कि हमने तमाम डेटा का टोटल करना है। तो इस केस में तो हमारे पास इन एनी केस टोटल नॉर्थ ही लिखा हुआ आना चाहिए। अगर G1 के अंदर 1 के अलावा है, 2 है या 3 है, लेकिन P1 के अंदर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम अब सब रीजन का, या जो भी हमारी प्रीवियस सिलेक्शन थी, यहाँ पे नॉर्थ 1 है या नॉर्थ 2 है, हम उसका टोटल करने जा रहे हैं। तो उस केस में भी हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी एच में वो डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर G1 में भी 1 नहीं है और P1 में भी 1 नहीं है, यानी कि 2, 3, 4 या कोई और वर्ड, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि U के अगेंस्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है। अगर तो U में टोटल है, U1 में 1 है, तो फिर Q की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज फिर V की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसको फार्मूला के साथ मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर रहे होंगे। इज इक्वल टू इफ G1 इज इक्वल टू 1, कॉमा जो भी वैल्यू H1 में आ रही है वो डिस्प्ले करता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर वो देखेगा P1 को, और अगर P1 में जो वैल्यू लिखी है वो 1 है तो फिर प्रीवियस रिजल्ट को ही लेगा जो कि H1 में लिखा हुआ था। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है फिर वो U1 में देखेगा, U1 में अगर 1 लिखा हुआ है तो Q1 को डिस्प्ले कर देगा, और लास्ट पे अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो V1 की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी थी, इसके साथ कॉन्केटिनेट कर देता हूँ इस
फार्मूला को, ताकि मुझे यहाँ से सिलेक्शन से आइडिया हो जाए कि मेरी सिलेक्शन चेंज हो रही है या नहीं। ये देखिए मैंने नॉर्थ 1 को सिलेक्ट किया है और यहाँ से टोटल आ रहा है, तो मेरी सिलेक्शन नॉर्थ 1 आ गई है। नॉर्थ 2 पे जाऊंगा तो ये नॉर्थ 2 में चेंज हो जाएगी। इसी तरह मैं किसी एक ग्रिड पे क्लिक करता हूं तो पर्टिकुलर ग्रिड मेरी लास्ट सिलेक्शन आ रही है। लास्ट सिलेक्शन जो है ये जरूरी है, ये बेसिकली शो करती है हमारी हमने डेटा किस लेवल का समराइज करना है वन विंडो ऑपरेशन में रहते हुए। अब इसके पास दो फ्रेंचाइजेज हैं, मैं किसी एक फ्रेंचाइज पे क्लिक करता हूं तो वो फ्रेंचाइज डिस्प्ले हो जाएगी। मैं दूसरी फ्रेंचाइज पे जाता हूं तो दूसरी फ्रेंचाइज आ जाएगी। और टोटल पे क्लिक करूंगा तो इससे अपर जो सिलेक्शन थी यानी कि जो ग्रिड आईडी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से मैं दोबारा टोटल करता हूँ तो इससे जो टॉप की सिलेक्शन है वो आ जाएगी, और अगर मैं टोटल नॉर्थ करता हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ टोटल आ जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो इस पूरी हमारी टूल्स हमने जो यूज किए हैं उनकी बेसिस के ऊपर डेटा को फिल्टर करने के लिए। इसमें गलती है तो फिर हमारा डेटा जो है या डेटा मॉडल के अंदर जितना भी अच्छा हमने काम किया हो हमारा डेटा करेक्ट नहीं आएगा। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही लेके चलेंगे। इसके बाद जो डेटा मॉडलिंग करनी है या डेटा को समराइज करना है वो हम कल उसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई चीज रिपीट करवानी है तो वो मुझे बता दें ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको मजीद टाइम दूँ। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मुझे कलर्स से कोई इशू नहीं है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टूल्स 3 लिस्ट बॉक्सेस आपने यूज करने हैं और एक कॉम्बो बॉक्स यूज करना है, और इसी तरह से शीट्स बना के आपने मेरे साथ जो असाइनमेंट है वो शेयर करनी है। ये कंप्लीट लाजमी करना है आपने, तब आगे आपको समझ आएगी कि आगे आपने कैसे चलना है या क्या काम करना है। जी इब्रार साहब, मेरे ख्याल में अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपने जो पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड डेवलपमेंट सीखी थी उसमें तो विजुअल्स हमें बने बनाए मिल रहे थे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के डैशबोर्ड जो है वो उनसे थोड़ा सा डायनामिक, ज्यादा डायनामिक आप कह सकते हैं। वो ऑटोमेटेड होते हैं, उनके विजुअल्स बने बनाए होते हैं, लेकिन इनको आप अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो यूज कर सकते हैं। सही है सर। अब प्रैक्टिस करते हैं सर, तो इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे सुबह तक। मजीद इंशाल्लाह। रात को देख लेंगे सर। जी फैजान साहब, जो चीजें हमने डिस्कस की हैं ये समझ आई हैं आपको? कोई क्वेश्चन आपका? फातिमा, हिना, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी जो समझ में सर ना आई? एक जो है ना बता दें ओवरऑल के क्या चीज करनी है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आता है वो मिक्सअप हो जाता है। जो है ना आप बस एक ओवरऑल बता दें कि आपको प्रेजेंट क्या करना है, जो भी आज आपने करवाया है वो फाइनल आपको प्रेजेंट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अगर हम लोग यहाँ अच्छा, से रीजन इस कर रहे असाइनमेंट के हैं तो दो क्या पार्ट। डिस्प्ले होना चाहिए, ग्रिड चेंज कर रहे हैं तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि आपने सब इंटरलिंक किए हुए है ना चीजें। जी जी। अच्छा, इसमें ना मैंने आपके साथ दो शीट्स शेयर की हैं। एक शीट शेयर की है, एक वर्कबुक शेयर की है जिसके अंदर दो शीट्स हैं टारगेट और अचीवमेंट की। उनकी बेसिस के ऊपर आपने जब मुझे शीट वापस रिटर्न करेंगे तो उसके अंदर 5 शीट्स होनी चाहिए: टारगेट, अचीवमेंट, डेटा मॉडल, वर्किंग फाइल और डैशबोर्ड। ठीक है। वर्किंग फाइल के अंदर मंथ के ऊपर भी आपने एक टूल ड्रॉ करना है जो कि डैशबोर्ड में टूल होगा, और वर्किंग फाइल के अंदर वो उसकी सारी कैलकुलेशंस हो रही होंगी। ठीक है। और इसी में आपने रीजन, ग्रिड और फ्रेंचाइज के ऊपर लिस्ट बॉक्सेस ड्रॉ करके, जिस तरह से ये देखें मैं फिल्टर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये टूल फिल्टर होके आ रहे हैं, तो ये इसी तरह से आपके पास भी होने चाहिए। और जो आप टाइटल देंगे डैशबोर्ड का वो डायनामिक रखना है कि आपकी लास्ट सिलेक्शन जो है वो उसके अंदर डिस्प्ले होगी। सही है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये है इम्पोर्टेंट और ये मस्ट करना है। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बच जाए तो फिर प्रैक्टिस के तौर पे आप इन 4 में से कोई 2 ग्राफ बना के मुझे भेज दें। ये वाले मैंडेटरी नहीं है, आप अगर नहीं भी भेजेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डैशबोर्ड की प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हमने काम किया या डेटा मॉडल के लिए हमने जो काम किया कैलकुलेशंस के लिए,
ये आपने मस्ट करके मुझे भेजना है। मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि आगे मैंने क्या क्या चीजें रिपीट करनी है और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि फर्दर मुझे ऐड करने की जरूरत है। जी इरफान नजीर, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो? टूल्स वही हैं जो हम कल से बार बार उसको रिपीट करते जा रहे हैं, सिर्फ उनको अब प्रैक्टिकली हम यूज करने लगे हैं एक डैशबोर्ड के अंदर। जी सर, मेरे ख्याल से सेशन काफ़ी क्लियर है और क्वेश्चंस पे खास है नहीं मेरे इसके ऊपर। वही टूल जो हमने पहले किए हैं, आपने बताए थे, वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देते। इस फार्मूला, अच्छा ये फार्मूला बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ इसकी जो बेसिक है वो समझने की जरूरत है। ठीक है। मैं पहले ना आपको इसकी समझा देता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ये सारे के सारे टोटल सिलेक्टेड हों तो टोटल नॉर्थ लिखा हुआ मेरे पास आए, और अगर ये नीचे वाले दोनों टोटल हों और यहाँ पे कोई सब रीजन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे पास वो सब रीजन लिखा हुआ आना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं किसी ग्रिड को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास उस ग्रिड का नाम लिखा हुआ आ जाए अगर नेक्स्ट वाला टोटल है तो। और अगर लास्ट पे मैंने फ्रेंचाइज आईडी सिलेक्ट की हुई है तो मेरे पास वो फ्रेंचाइज आईडी आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैलकुलेशन जो है, उसकी वजह से सल्फर की साइज ज्यादा है, सल्फर की थोड़ी कम है, 103। मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला टूल था G1 के अंदर, दूसरा टूल था P2 के अंदर, P1 के अंदर, और तीसरा है U1 के अंदर। इनकी बेसिस के ऊपर मैं शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू इफ G1 इज इक्वल टू 1। 1 तो आपको पता है कि हमने टोटल के लिए रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो अगर वहां पे टोटल लिखा हुआ आ रहा है, आप बेशक यहाँ पे मैनुअली लिख लें टोटल नॉर्थ, या जो भी रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है जाहिर है 1 के अगेंस्ट टोटल नॉर्थ ही आ रहा होगा, वो रिजल्ट लिखते हैं आप। ये तो होगी इफ इट इज ट्रू। और अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स के केस में दोबारा से एक इफ फंक्शन लिखेगा। अब वो क्या करेगा कि P1 को देखेगा, P1 के अंदर जो मैंने वैल्यू लिखी है वो क्या है। अगर वो 1 है तो इसका मतलब है टोटल है, तो टोटल के केस में हमें वो प्रीवियस रिजल्ट ही देगा। अब ये देखें, दो टूल है G और P, अगर इन दोनों में से किसी एक में भी 1 या दोनों में भी 1 आ रहा है तो हम H1 का रिजल्ट इसमें शो कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं फॉल्स, यानी कि G1 के अंदर भी 1 नहीं है और P1 के अंदर भी 1 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे U1 के अंदर। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो फिर इससे प्रीवियस जो हमारी सिलेक्शन थी वो डिस्प्ले कर देगा। और अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हैं, यानी कि G1 में भी 1 नहीं है, P1 में भी 1 नहीं है, U1 में भी 1 नहीं है, तो फिर हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है V1। तो वो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद आप किसको आपने लिंक किया है उधर, मेन जो उसका हेडिंग आ रही है डैशबोर्ड की, उसके बाद किस सेल को लिंक किया? जी एग्जैक्टली इस सेल को मैंने लिंक किया। ये देखें, ये WR के Z1 सेल है, Z1 सेल, ठीक। उसके अंदर ये कैलकुलेट हो रहा है। उससे पहले जो लिखा है ना इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर, ये तो आपको पता है एक टेक्स्ट है। जी जी, वो मुझे समझ आया। उसके बाद एंड के साथ हमने उसको कंकैटिनेट कर दिया है और वो चीज यहाँ पे ठीक। ये डैशबोर्ड हम दोनों तरीकों से बना सकते हैं, हम ग्राफिकली भी बना सकते हैं और हम नंबर्स के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम एक डैशबोर्ड जो है इस डेटा के ऊपर जो है हम नंबर्स की बेस पे बनाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए, और दूसरे केस में जाके हम कोई और डेटा यूज करते हुए इंजीनियरिंग का डेटा यूज कर लेंगे या कोई भी जो मैं इजीली मेरे पास अवेलेबल हुआ पुराना डेटा, उसको यूज करते हुए हम ग्राफ के ऊपर भी एक जो है वो बना लेंगे डैशबोर्ड। और फिर तीसरा डैशबोर्ड जो है वो तो पावर BI और पावर पिवट वगैरह के ऊपर हम बनाएंगे।
इस ट्रेनिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टिसिपेंट्स जो है उनको तकरीबन हर चीज का पता होता है, उनको ये सारे टूल, ये सारी चीजें इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, सिर्फ यूज करने का थोड़ा सा इशू होता है कि उस तरह से यूज नहीं की होती, तो वो थोड़ा सा किक स्टार्ट मिलता है। तो मोस्टली लोग जो डैशबोर्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करते हैं, इस ट्रेनिंग के बाद उनकी रिपोर्ट्स में, उनके डैशबोर्ड्स में, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो मैंने देखा है कि लोग इस तरह की वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं इसमें। एक और मैं आपको इस एक छोटी सी चीज़ में बना लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। हमारे पास जो केपीआईज हैं, ग्रॉस एड, एमबीबी, इंटरनेट सिम, और ये सारे के सारे केपीआईज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इनको वर्किंग शीट के अंदर जाके कुछ यूं पेस्ट कर देते हैं। टारगेट, अचीवमेंट, अभी इसको फिल हम बाद में करेंगे, ये कल, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी काम है, फिल हम इसको कल करेंगे, लेकिन इस इनकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर बॉक्सेस बना लेते हैं। अब ये बॉक्सेस क्या होंगे, पहले तो इसको हम थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं और इसे मर्ज करें। मर्ज करने के बाद मैं कंट्रोल 1 से आया हूँ इस फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे, मैं फिल में जाता हूँ और फिल इफेक्ट्स में जाके डबल कलर में यूज करते हुए कुछ इस तरह का फिल कर देता हूँ। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जो पहला केपीआई है हमारा, याद रखें कि जब आप डायनामिक डैशबोर्ड की बात करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कम से कम चीजें जो है वो स्टैटिक रखते हैं या लिखते हैं। मैक्सिमम चीजें आप ड्राइव कर रहे होते हैं वर्किंग शीट से, जो कि चेंजेबल होती हैं। इस तरह से आप एक सेल बना लेंगे और इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे टारगेट, अचीवमेंट, परसेंटेज, प्रोजेक्शन और ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ। ये 5 कॉलम हम बनाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से कर देंगे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दें, बॉर्डर ड्रॉ करें और ये जो फिल है सारा, इसका फिल वाइट कर दें ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए। टारगेट, अचीवमेंट, परसेंटेज, और इस तरह के जितने भी आपके केपीआईज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे 14 केपीआईज हैं, तो ये 14 बॉक्सेस आपने बनाने हैं बिल्कुल ऐसे ही। इसका जो विड्थ है और वो सारी चीजें आप मैं एडजस्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे इसकी विड्थ कर लें और ये जो हमारी लाइन है इसकी हाइट कम करके 1, 2 या 3 इतनी कर दें ताकि ये बिल्कुल क्लोज चीज के नजर आए। प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसकी जो खूबसूरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, फॉर श्योर नंबर्स की एक वर्थ होती है, आपके करेक्ट नंबर होने बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर का अट्रैक्टिव और खूबसूरत होना भी जरूरी है। उसी से आपकी जो भी आपने वर्किंग की है उसमें आपकी मेहनत जो है वो उसमें नजर आ रही होती है। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कोई भी एंड यूजर जो है वो आपके डेटा मॉडल के अंदर जाके नहीं देखेगा, आपके रॉ डेटा के अंदर नहीं जाके देखेगा। डैशबोर्ड के केस में उसे हर चीज प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर मिल रही होती है और यहीं से उसने अपने एनालिसिस करने हैं, यहीं से उसने चीजें पिक करनी है। तो इसे आपने खूबसूरत बनाना है। तो इस तरह के 14 जो बॉक्स हैं वो आपने बना लेने हैं यहाँ पे।
ताकि हम 14 KPIs को शो कर सकें। और फिर उसके बाद मुझे भेज दीजिएगा। आप में से ही किसी जो सबसे प्यारा बना के भेजेगा उसके ऊपर कल में जो वर्किंग है वो मैं शुरू करूंगा। अब तक की जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, अगर कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें प्लीज। किसी का कोई सवाल, किसी को कोई चीज जो देखें, ये जो टाइम होता है ना, लर्निंग का टाइम, ये बड़ा कीमती होता है। इसको जाया करने की बजाय आप, या झिझकने की बजाय आप खुल के पूछें, कोई भी चीज है। अच्छा, अगर आप इन केस यहाँ पे नहीं पूछ सकते फोरम में, या कुछ लोगों की आदत होती है क्वेश्चन नहीं करते, तो आप मुझे 1-to-1 मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा। और इसके रेलेवेंट बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं या बहुत सारी वीडियोस हैं, वो जो यूट्यूब आप देख रहे होते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहां पे ऑलरेडी भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कल फ्राइडे है, कल इंशाल्लाह 3 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे। और कल हमने ये वाला डैशबोर्ड जो है इसको कंप्लीट करना है, और इसका जो डेटा मॉडल लेयर है स्पेशली वो हमने वो बनानी है। तो कोशिश ये करें कि कल आप लोग भी मेरे साथ साथ चलते रहें, साथ साथ बनाते रहें। उससे ये होगा कि आपकी 2 टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो आपने वीकेंड पे जब मुझे ये कंप्लीट डैशबोर्ड बना के भेजेंगे वो, और एक जो मेरे साथ आप काम ये कर रहे होंगे। कल फिर इंशाल्लाह 3 बजे आपसे मिलते हैं। आविद भाई, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? W3 स्किल सेट। जो मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ ये उसी चैनल के ऊपर अपलोड हुई हुई है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी मेरा नंबर ऐड नहीं हुआ। जैन, आपका यही नंबर व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हैं आप, यानी ऑफिशियल नंबर यूज कर रहे हैं? ये नहीं, नहीं, मैंने आपको ये चैट में शेयर किया था। मैं दोबारा कर देता हूँ। दोबारा कर दें, मैं कर देता हूँ। ये आज वाली वीडियो भी होगी उस पे? जी, आज वाली वीडियो भी इंशाल्लाह वहां पे होगी। ठीक। जैन, आपका नंबर ऐड करने के बाद मैं इसको वीडियो और जितना डेटा आप लोगों को मैंने दे दिया, मेरे ख्याल में डेटा की तो आज जरूरत नहीं है। बस मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह 3 बजे यूट्यूब एक दफा नाम दोबारा बता दें। मैं यहाँ पे W आप लोगों के साथ उसका जो लिंक है चैनल का वो शेयर कर देता हूँ। W3। इसमें और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की इंफोग्राफिक स्लाइड जो है वो उसकी ट्यूटोरियल्स डाल रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। नॉर्मली हम लोग जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम सिंपल ग्राफ या सिंपल टेबल्स के ऊपर बना रहे होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली लोगों की स्लाइड्स देखें तो उसके ऊपर बहुत खूबसूरत किस्म के इंफोग्राफिक्स बने होते हैं। तो वो इंफोग्राफिक्स जो है वो कैसे बनाने हैं, पावर पॉइंट के सिंपल टूल के साथ, वो चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। तो वो भी काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है जी, इजाजत है। अब कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा। कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं और डैशबोर्ड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।